सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मनीषा सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर लखनऊ। बच्चों आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान में अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोग ने जो भाग 1 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। उसमें हमने तंत्रिका तंत्र, उसके विभिन्न भाग पढ़े थे, मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उनके कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इसके जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं जो हम इस भाग में पढ़ेंगे वो हैं, पहला मेरुरज्जु की स्थिति एवं कार्य। मेरुरज्जु कहाँ स्थित है और इसका क्या कार्य होता है। दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया किस कारण से होती है और कहाँ इसको संपन्न किया जाता है। तीसरा है प्रतिवर्ती चाप। चौथा है जंतुओं में रासायनिक समन्वय। रासायनिक समन्वय किसके द्वारा किया जाता है और ये हमारे शरीर का किस प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे हम और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो गया कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है बच्चों मेरुरज्जु स्थिति एवं कार्य। बच्चों मेरुरज्जु जो है, जब हमने आपको मस्तिष्क पढ़ाया था तो ये जो पश्च मस्तिष्क वाला हिस्सा है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इससे ये एक लंबी बेलनाकार संरचना जुड़ी होती है। इसी को हम कहते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु बच्चों एक बेलनाकार संरचना है और ये कशेरुक दंड के अंदर स्थित होती है। जब मैंने आपको मस्तिष्क पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क एक बहुत कोमल अंग है और इसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्रेनियम और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ये जो मेरुरज्जु है ये भी कशेरुक दंड के अंदर सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसको सुरक्षित रहना अनिवार्य होता है। बच्चों मेरुरज्जु से 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं और ये जाल जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। अब हम आते हैं कि मेरुरज्जु के कार्य क्या हैं। बच्चों मेरुरज्जु का पहला कार्य है आपका संवेगों का संवहन करना। संवेगों का संवहन मतलब जो उद्दीपन है आपका, उद्दीपन से क्या निकलते हैं बच्चों, संवेग उत्पन्न होते हैं और संवेग कहाँ जाते हैं आपके मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में। और इस तरीके से वापस मस्तिष्क से ये संवेग आते हैं और अनुक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से मेरुरज्जु जो है ये संवेगों का संवहन में सहायता करता है और संवेगों को मार्ग प्रदान करता है कि संदेश जो हैं वो ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक जाएं और मस्तिष्क से वापस कार्यकारी अंगों तक पहुँचें। दूसरा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। बच्चों ये हमने आपको बताया था कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती या जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो इसमें जो है अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो भी मेरुरज्जु ही करता है। इसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। बच्चों प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं अचानक अकस्मात होने वाली क्रियाएं हैं और इसका भी नियंत्रण केंद्र जो है वो मेरुरज्जु होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वो मेरुरज्जु में ही संपन्न होती हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया जो है
ये पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया है। इसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका बच्चों बहुत अच्छे उदाहरण है। इसमें पहला उदाहरण है, जैसे किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ शीघ्रतापूर्वक हटा लेना। दूसरा, सुई का हाथ में चुभना और उस अंग को आप तुरंत हटा लेते हैं। और तीसरा है, कोई स्वादिष्ट वस्तु आप देखते हैं या मिठाई देखते हैं तो आपके मुंह में लार आ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो तीनों क्रियाएं हैं ये अति शीघ्र होती हैं और इनको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ये अत्यंत तेज क्रियान्वित होती हैं। इसके लिए देखिए इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं वो केवल मेरु रज्जु द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। इसका आपको 3 उदाहरण मैंने दिए हैं। और इसका जो पथ है इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है? जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किस प्रकार होती है, वो क्या मार्ग अपनाती है, वो क्या पथ अपनाती है, उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को दर्शाने वाला जो मार्ग है वो कहलाता है प्रतिवर्ती चाप। पूरे शरीर में हमारी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। देखिए ये है मेरु रज्जु का अनुपस्थ काट और ये एक बंडल के रूप में यहाँ पे तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरु रज्जु में बनते हैं। बच्चों अभी हम इस डायग्राम से समझेंगे कि प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप जैव विकास की प्रक्रिया में दश कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। बच्चों ये बहुत रोचक बिंदु है। ऐसा माना गया कि पहले मस्तिष्क या तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं बहुत अधिक विकसित नहीं थीं और हमें ऐसा कुछ उपाय चाहिए था, कुछ ऐसा विकल्प चाहिए था कि जो संदेश हैं वो हमारे पास तुरंत पहुंच जाएं, जिसमें बिल्कुल भी समय ना लगे। जैसे मान लीजिए हम कोई गर्म वस्तु छूते हैं और वो संदेश मस्तिष्क तक पहुँचे, मस्तिष्क से फिर हमारे कार्यकारी अंगों तक पहुँचे तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है और हमारा हाथ जल सकता है। तो हमको ऐसा विकल्प चाहिए था कि हम उस कार्य को शीघ्रतापूर्वक कर लें बिना मस्तिष्क तक संदेश पहुँचाए। तो इसलिए ये जैव विकास की प्रक्रिया में ये जो प्रतिवर्ती चाप है ये एक दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। बच्चों अब इस चित्र को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप का चित्र है। इसमें ये ग्राही अंग है, जैसे यहाँ पे है त्वचा। ये कोई गर्म वस्तु हमने हाथ में छुई, ऊष्मा का हमें दर्द का एहसास हुआ और ये संदेश संवेदी तंत्रिका के माध्यम से होता हुआ यहाँ मेरु रज्जु में आ गया। मेरु रज्जु से ये तंत्रिका कोशिका से होता हुआ प्रेरक तंत्रिका कोशिका की सहायता से कार्यकारी अंग जो भुजा में पेशी है उसमें आ गया और इसको संदेश मिला कि जो है आप हाथ को हटा लीजिए। तो इसमें देखिए मस्तिष्क का कोई भी कार्य नहीं है। ये जो बंडल बना, ये जो मार्ग बना प्रतिवर्ती क्रिया का, इसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से समझेंगे कि उद्दीपन से संवेदी अंग, संवेदी अंग से संवेदी तंत्रिका के माध्यम से ये कहाँ पहुँचा? मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु से प्रेरक तंत्रिका के द्वारा ये पहुँचा हमारे कार्यकारी अंग में। तो इस तरीके से ये जो पथ है, ये जो मार्ग है, इसी को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं और प्रतिवर्ती क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती चाप द्वारा ही दर्शाते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र था वो समाप्त होता है आपका, जिसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं। बच्चों हमने आपको बताया था कि जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा रासायनिक समन्वय। तो अब हम जंतुओं में रासायनिक समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये
रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इससे निकलने वाले विशिष्ट रसायनों के द्वारा होता है। उन रसायनों को हम हार्मोन्स कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि रासायनिक समन्वय की आवश्यकता क्यों है? जब हमारे शरीर में एक विकसित तंत्रिका तंत्र है, पेशीय तंत्र है, तो हमें रासायनिक समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चों, इसका कारण ये है कि जो तंत्रिका कोशिका द्वारा जो नियंत्रण और समन्वय है, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित होता है और केवल उन्हीं अंगों तक रहता है जहाँ पे वो तंत्रिका कोशिका पेशी तंत्रिकाओं से जुड़ी हो। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ क्रियाएं जो हैं बहुत तीव्र होती हैं, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए, कुछ ऐसा विकल्प चाहिए जो तंत्रिका तंत्र से अलग हो, जिससे जो है जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी संदेश है, वो पूरे शरीर तक शीघ्र फैल जाए और सारे अंग तक हम उस क्रिया को देख सकें। तो उसके लिए हमारे शरीर में ये रासायनिक समन्वय की व्यवस्था है। और ये किसके द्वारा होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अब बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं जो अपने स्रावण को सीधे रक्त में प्रवाहित कर देती हैं। और ये स्रावण वो किसका करती हैं? विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो रासायनिक समन्वय है वो इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा होता है। बच्चों, हार्मोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए और इनके विशिष्ट प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। हर एक हार्मोन का अपना एक विशिष्ट कार्य है और विशिष्ट अंग उससे प्रभावित होता है। हार्मोन्स जो हैं वो रासायनिक संकेत शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक शीघ्र पहुंचा दिए जाते हैं और इस तरीके से अगर हमें कोई भी प्रभाव देखना है, उसका प्रभाव ज़्यादा क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में हमें हार्मोन्स के द्वारा दिखाई देता है। बच्चों, एक और विशेषता है इन हार्मोन्स की कि इनका कार्य क्षेत्र अलग होता है इनके निर्माण क्षेत्र से। मतलब जिस अंग में ये बनते हैं वहाँ ये प्रभाव नहीं दिखाते, उससे दूर हटके दूसरे अंगों पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि है बच्चों, ये हमारे मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में इस हार्मोन का स्रावण होता है, लेकिन जो उसका प्रभाव है वो शरीर के अन्य अंगों जैसे हाथ है, पैर है, उस पे हमें दिखाई देता है। तो ये भी एक विशिष्टता है हार्मोन्स की कि इनका जो निर्माण क्षेत्र है और जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। बच्चों, हार्मोन का जो स्रावण है वो परिशुद्ध मात्रा में हमें चाहिए होता है। परिशुद्ध का मतलब बच्चों क्या है? कि ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, एक सीमित मात्रा में हमें हार्मोन्स की आवश्यकता होती है और इस क्रिया को करने के लिए पुनर्भरण प्रक्रिया होती है। पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा हार्मोन्स का नियंत्रण होता है कि किस समय और कितनी मात्रा में हमें कौन सा हार्मोन निकालना है, उस परिस्थिति में हमें क्या उपाय करना है, इसको हम पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन है जो हमारे शरीर में जो रक्त में जो शर्करा है उसका नियंत्रण करता है। अगर हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें शर्करा की मात्रा अधिक हो जाए तो ये इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलने लगेगा और अगर रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाए तो ये कम मात्रा में निकलने लगेगा। तो ये पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा हार्मोन्स का स्रावण नियंत्रित होता है कि किस समय में और कितनी मात्रा में हमें उस हार्मोन्स को स्रावित करना है। तो बच्चों, आपने देखा ये जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकाले गए विशिष्ट रसायन हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन्स जो हैं वो विशिष्ट प्रभाव दिखाते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर और इनके द्वारा रासायनिक संकेत शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इनका निर्माण क्षेत्र और इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। जहाँ ये बनते हैं उससे दूर जाके वो अपने प्रभाव को दिखाते हैं। और अंत में है पुनर्भरण क्रियाविधि, जिसके द्वारा हार्मोन्स की मात्रा और समय निश्चित किया जाता है कि किस समय हमें कितना हार्मोन और कितनी मात्रा में निकालना है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य में देखिए बच्चों,
8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि। बच्चों इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हमने नीचे लिखी हैं, इन सबको भी नियंत्रित करता है। तो इस तरह से जो पीयूष ग्रंथि है ये मास्टर ग्रंथि है हमारे शरीर की। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड, चौथा थाइमस ग्रंथि, पांचवा अधिवृक्क ग्रंथि, छठा पेनक्रियाज या अंगनाशय और सातवां है वृषण और अंडाशय। ये हमारे जनन अंग में पाए जाते हैं और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जैसे ये जो टेस्टिस है, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो नर जनन अंगों के विकास का नियंत्रण करता है, और अंडाशय में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है जो स्त्री में जो द्वितीयक लक्षण हैं लैंगिक, उनका नियंत्रण करता है। टेस्टिस में जो हार्मोन निकलता है वो लड़कों में जैसे दाढ़ी आना, आवाज़ भारी होना, ये सारे लक्षण नियंत्रित करता है। और अंडाशय में जो एस्ट्रोजन बनता है उसके द्वारा लड़कियों में स्तन और जो उसके विभिन्न प्रकार के देखिए बच्चों, वृषण में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है वो नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं उनको नियंत्रित करता है, जैसे दाढ़ी आना और आवाज़ भारी होना। अंडाशय में जो एस्ट्रोजन है वो स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जैसे आवाज़ पतली होना और स्तनों का विकास आदि। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं शरीर में 8 पाई जाती हैं। अब इनकी देखिए हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ स्थित हैं। सबसे पहले देखिए पीयूष ग्रंथि, ये हमारे मस्तिष्क के पीछे के हिस्से या पश्च मस्तिष्क में स्थित होती है। इसके ऊपर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। फिर गर्दन में परावटु, जिसको हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, और आवटो ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। फिर यहाँ पे नीचे की ओर गले में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ हमारे जो ये वृक्क हैं, किडनीज हैं, इसके ऊपर लगी होती हैं। और अग्नाशय जो है ये हमारे पाचन तंत्र का आपको पता है हिस्सा होता है। अग्नाशय बच्चों मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, दोनों प्रकार के ग्रंथि इसको कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। बच्चों, अब हम जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहला जो ग्रंथि है जिसको हमें पढ़ना है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे जब हम इसके निकाले गए जो विभिन्न हार्मोन्स हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों इसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ये जो है हमारी कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। जब शरीर में ये जो वृद्धि हार्मोन है इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो भीमकायता वाला रोग हो जाता है, और जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो बौनापन हमको प्रदर्शित होता है। अब दूसरा है इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH। TSH जो है वो थायराइड ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण करता है। इस तरीके से ये दूसरा हार्मोन हो गया। तीसरा है इसमें एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम ACTH शॉर्ट में कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? एड्रीनल ग्रंथि के प्रांतस्थ भाग के स्राव का नियंत्रण। आगे हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, तो उससे जो स्राव निकलता है उसका नियंत्रण भी ये
पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ACTH करता है। इसके बाद चौथा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH, ये हमारे शरीर में जल संतुलन करता है। और पांचवा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH, जो ये भी जो है हमारे शरीर में जल संतुलन का कार्य करता है। इसके बाद ये जो छठा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वृषण अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो बच्चों इस तरीके से पीयूष ग्रंथि जो है ये इतने सारे हार्मोन्स जो दूसरे ग्रंथियों से निकलते हैं उनको भी नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि में बच्चों पहला है STH, दूसरा है TSH, तीसरा है ACTH, चौथा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो वृषण में शुक्राणु जनन अंडाशय में फॉलिकल वृद्धि करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो वृषण और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये शरीर में पाए जाने वाले अन्य ग्रंथियों से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको भी नियंत्रित करती है। दूसरा है बच्चों पीनियल ग्रंथि, ये भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो सोने और जागने जैसे दिन नियमन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद है अवटु ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है और ये हमारे वृद्धि तथा उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का उपापचय करता है और वृद्धि को संतुलित करता है। बच्चों ये थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन अति आवश्यक है और भोजन में अगर हम आयोडीन कम लेंगे तो इसकी मात्रा कम हो जाती है और घेंगा रोग हो जाता है। आपने देखा होगा कि गला जो है बहुत सूज जाता है, तो उसको कहते हैं हम घेंगा रोग। इसके बाद है परावटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड, इसमें से बच्चों दो हार्मोन निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की आपूर्ति का नियंत्रण करते हैं। कैल्शियम कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा, इस चीज़ का नियंत्रण ये दोनों हार्मोन करते हैं। अगला है बच्चों थाइमस ग्रंथि, ये हमारे हृदय के पास पाई जाती है और उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। बच्चों ये थाइमोसिन हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उसका विकास करता है। आपको मालूम है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। जब कोई भी विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं या विषाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए शरीर अपना तैयार होता है। और रक्त में अनेक प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स निकलते हैं और एंटीबॉडी निकलती हैं। इन एंटीबॉडीज़ के कारण ही हम रोग से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका थाइमोसिन हार्मोन का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। इसके अलावा बाल्यावस्था में जननांगों का विकास करना। अग्नाशय में दो हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागन और इंसुलिन। इसमें देखिए दो कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय में, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अल्फा सेल से ग्लूकागन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इन दोनों हार्मोन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। बच्चों आपने सुना होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम ब्लड शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं, और इसको हम हिंदी में कहते हैं मधुमेह रोग हो गया। तो इस तरह से इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को मेंटेन करता है और इसकी कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है, जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो वृक्क है हमारे उसके ऊपर दोनों होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो पोषक पदार्थों का उपापचय और लवण का पुनः अवशोषण करता है, जो कि मूत्र निर्माण के समय होता है। इसके अलावा मेडुला में दो हार्मोन पाए जाते हैं,
एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का कार्य होता है संकटकालीन परिस्थिति में, चाहे वो कोई आघात हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई भय हो, उसके लिए हमारे शरीर को वो तैयार करता है। अब ये कैसे कार्य करता है एड्रेनलिन? इसमें देखिए, जब एड्रेनलिन हमारे रक्त में मिलता है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार हमारा शरीर जो है श्वसन दर बढ़ा लेता है, पेशियों में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके अलावा जो पाचन तंत्र और त्वचा है वहाँ पे रक्त संचरण कम हो जाता है। तो इस तरह पूरा हमारा शरीर किसी भी संकट से निपटने के लिए अपने को तैयार कर लेता है। तो इस तरीके से अधिवृक्क ग्रंथि को हम संकट मोचक, जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसको संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं, या इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये संकट के समय हमारी रक्षा करता है। अंत में है बच्चों अंडाशय, जो मादा में पाया जाता है। इसमें 3 हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और उनको नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तन वृद्धि, गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों का नियंत्रण करता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय होने वाले परिवर्तन का नियंत्रण करता है। अंत में है वृषण, जो कि नर में पाया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं नियंत्रण करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि हमारे जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो कि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा कि मेरु रज्जु क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं तथा उनके कार्य क्या हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ जिसको आप अपनी कॉपी में अवश्य कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। दूसरा, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तीसरा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन विधि की तुलना कीजिए। प्रश्न चौथा है, मधुमेह रोगियों को इंसुलिन क्यों दिया जाता है। और पांचवा है, एड्रेनलिन के रुधिर में स्रावित होने पर क्या अनुक्रिया होती है, हमारा शरीर किस प्रकार उसको रिस्पॉन्स करता है, हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो खासतौर से जो अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की भी दृष्टि से और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी दृष्टि से। इसके बाद बच्चों ये दीक्षा ऐप है जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बहुत ही जानकारी अच्छी मिलेगी आपको इस पाठ के अभ्यास के लिए। और इसके अलावा आप ये जो हमारा वीडियो है इसको आप माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।